हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे, है ना। मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर सलोनी और आज आपके साथ डिस्कस मैं जो कर रही हूँ चैप्टर, वो है आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इस चैप्टर की हम ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं। आज इसमें है हमारी दूसरी क्लास। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने लिया था, जो हमने पढ़ा था, वो क्या था, वो था हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। पूरा कितने तरीके के नंबर्स होते हैं, ठीक है, पूरा हमने नंबर सिस्टम को अच्छे से रीड करा वहां पे और उसके कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, जिसको बोला जाता है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का। ठीक है, लेमा था ये इसका, यूक्लिड्स ने जो दिया था, इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकलता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट, जो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का। अब ये जो यूक्लिड्स थे, इन्होंने एक लेमा दिया जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो वो था क्या एल्गोरिदम, वो ये था कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। अब ये है क्या, a जो होगा उसको बोला जाएगा भाज्य, b आपका कहलाया जाएगा भाजक, q क्या हो गया, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो एक भागफल मिलता है, साथ ही साथ r शेषफल हो गया उसका। ठीक है, और कंडीशन एक और इसमें क्या होती है, वो ये होती है कि जो आपका r है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये तो उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी। अब इन्होंने इसी से ही रिलेटेड एक एल्गोरिदम दिया। अब वो एल्गोरिदम क्या था, वो एल्गोरिदम किस चीज के काम आ रहा था, वो आ रहा था आपको एचसीएफ फाइंड करने के काम। ठीक है, वो किस लिए काम आया, फाइंड करने के, एचसीएफ फाइंड करने के। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, एचसीएफ को फाइंड करने के वो काम आया। अब ये एल्गोरिदम है क्या, इसको डिटेल में समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल का यूज करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एल्गोरिदम, इसको यहाँ पे भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने के लिए हमें एचसीएफ निकालने के लिए काम आता है, ये चीज मैंने बताई। तो दो नंबर लेते हैं, एक नंबर हमने लिया 42 एंड दूसरा हमने क्या लिया 64, और मैं आपसे बोल रही हूँ यूक्लिड्स की विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके आपको इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने जो इसमें स्टेप देखा वो क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आपके पास जो नंबर है वो आपको किस फॉर्म में करने हैं कन्वर्ट, वो आपको करने हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। कौन सा बड़ा दिख रहा है, 64, तो वो हो गया आपका a। ठीक है, छोटा नंबर है 42, तो वो हो गया आपका b। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डिवीजन करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, इसके लिए एक अलग से पार्टीशन यहाँ बना देते हैं। ठीक, तो आपको 42 से डिवाइड करना है 64 को। ठीक है, 42 से डिवाइड करना है 64 को, चलिए करते हैं। वन टाइम क्या आएगा, 42 बचा क्या, 22। ठीक है, अब इसको इसमें कैसे लिखेंगे, 42 इंटू इसका भाजक 1, भागफल, और शेषफल क्या बचा, 0। अब जो इसका ये एल्गोरिदम है यूक्लिड्स का, वो क्या कहता है कि अगर हमने एक बार डिवाइड करा और अगर शेषफल इसका 0 आ गया, तो जो ये नंबर होगा यानी कि जो आपका b है वो क्या हो जाएगा, वो उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो शेषफल है यानी कि रिमाइंडर है वो 0 तो नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है आपका 0 नहीं आता, तो क्या करेंगे, दोबारा से डिवाइड। दोबारा से डिवाइड कैसे, अब
अब की बार क्या होगा, जो आपका a है वो हो गया 42, b क्या हो गया 22, तो 22 जो रिमाइंडर था वो क्या हो गया आपका b बन गया। अब इससे किसको डिवाइड कर रहे हैं, a को, यानी कि 42 को। ये स्टेप समझ आया, ठीक है। तो अब इसको फिर से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये 1 टाइम जाएगा, 22, बचा क्या 20, यानी कि 22 इंटू 1 प्लस 20। क्या आपका शेषफल 0 आ गया, नहीं आया, तो दोबारा से क्या करो, इसी को रिपीट करो। कब तक रिपीट करना है, जब तक आपका शेषफल जो है 0 ना आ जाए, तब तक आपको ये डिवीजन चलाते रहना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगेन 22 हो गया आपका a, 20 हो गया आपका b। चलिए डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा ये, अगेन 1 टाइम, तो ये क्या बना 2, तो 20 इंटू 1, शेषफल क्या है इस बार 2। क्या शेषफल 0 आ गया, नहीं आया, तो दोबारा से डिवीजन करेंगे, फिर से करो, तो ये क्या हो गया 20, 10, 20 0 रिमाइंडर, तो ये 20 यहाँ, 2 इंटू 10, शेषफल क्या आया 0। अब आपका शेषफल आ गया है 0, शेषफल जैसे ही 0 आएगा तो जो उसके साथ में b है वो क्या हो जाएगा आपका HCF। तो यहाँ पे b क्या है 2, तो ये 2 क्या हो गया आपका HCF, ठीक है। तो ये HCF निकालने का तरीका है, किससे, यूक्लिड्स डिवीजन से, ठीक है। ये चीज समझ आई, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है। अब अर्थमेटिक की एक फंडामेंटल थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, आप सबने नंबर का गुणनखंड करना सीखा है ना, गुणनखंड करना सीखा है। जैसे कि एग्जांपल से समझे, मैं बोलूं मेरे पास एक 10 नंबर है, इसका मैंने गुणनखंड करा तो क्या मिलेगा 5 इंटू 2, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 5 भी लिख सकती हूँ। क्या इन दोनों में कुछ फर्क है, नंबर सेम है, मल्टीप्लाई आप आगे पीछे कोई भी नंबर करो आंसर सेम आएगा, है ना। क्या इसके अलावा और कोई तरीका है जिससे इस नंबर का गुणनखंड हो सके, नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे थ्योरम में बोली है कि जो भी भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। और अगर उसका जो ऑर्डर है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्रम जो है उसका उससे फर्क नहीं पड़ता, तो एक ही तरीका होगा जिससे उसका गुणनखंड हो सकता है, ठीक है। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो 10 का जो गुणनखंड है उसका तरीका यही है, यही दो नंबर होंगे 5 और 2, जिसकी हेल्प से इसका गुणनखंड हो सकता है, ठीक है। समझ आया, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन कि आपको संख्याएं दे रखी है, आपको इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनफल के रूप में इनको लिखना है, ठीक है। तो 140 का करते हैं। सबसे पहले जब भी हम इनके फैक्टर यानी गुणनखंड की बात करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, बचपन में हम ऐसे ही लिखते थे डिवाइड करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 140 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू यही आएगा। इसी तरीके से 156 का भी कर देते हैं, तो 156 का क्या होगा 2 7 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा और 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब आखिरी नंबर का भी इसी तरीके से करो, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। समझ आया। तो ये तो था एकदम बेसिक, जिसको हमने कोई नंबर दिया है तो उसका अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, वो चीज यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट जरूर करते जाइएगा, स्किप नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे कि ये सब तो हमने बचपन में पढ़ा है तो हमें तो आता है,
बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, चीजें नहीं स्किप हो जाती है दिमाग से, कंफ्यूजन हो जाती है या फिर भूल जाते हैं। तो जब आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, आप एकदम देखेंगे उसको तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके नोट्स बनाते जाइएगा और प्रैक्टिस जरूर करते जाइएगा। चलिए, अब यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम हमने देखा। ठीक है, उसकी हेल्प से फिर से क्या करना है, 2 नंबर दिए, इनका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, 1 2 5 7 6 और छोटा है 4 0 5 2। इसको करना है किस रूप में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। फोर जीरो फाइव टू 1 2 5 7 6 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया और 4 3 जा 12। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। ये हो जाएगा आपका 420। तो यानी कि 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, शेषफल क्या आया, 420। शेषफल 420 है, 0 नहीं है, तो दोबारा से सेम प्रोसेस को रिपीट। ठीक, तो इस बार ए क्या हो गया, 4052 और बी क्या हो गया 420। कितने टाइम्स, इस बार इसको, अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो, आपको समझ आया तरीका कैसे। इस बार इसको 9 से करो, बचेगा क्या, शेषफल 272। अब शेषफल 272 है, 0 नहीं आ रहा है, तो दोबारा से क्या करो, रिपीट करो इसी प्रोसीजर को। तो ए क्या हो गया 420, बी क्या हो गया 272। ठीक है, कितने टाइम्स, 1 टाइम, बचेगा क्या, चलिए देखते हैं, 4 और 148। ठीक, अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आया है, तो रिपीट करो दोबारा से। तो ये क्या हो गया, 272 बराबर 148 इंटू 1, रिमाइंडर क्या 4 20 124 रिमाइंडर आ रहा है। शेषफल अभी भी 0 नहीं है, दोबारा से रिपीट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 148 बराबर 124 इंटू 1 प्लस क्या आएगा 24। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर नहीं है, तो दोबारा से करो। तो जब तक शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं है, आप बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। तो ये क्या हो गया, 124 बराबर 24 इंटू 5, क्या बचेगा 4, रिमाइंडर 0 अगेन नहीं है, तो इसको देखते हैं, 6 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 है, शेषफल 0 है, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, जो आपका इस टाइम पे बी है, बी क्या है यहाँ पे 4 है, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। ठीक, अगर आपको सपोज ये ऐसे करने में दिक्कत आती है तो आप क्या करोगे, आपको ये तरीका मैंने बताया है, डिवाइड करते जाइए और साथ साथ यहाँ पे साइड में लिखते जाइए। ठीक है, चलिए आगे, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो है, इसमें बोला है कि यूक्लिड्स के विभाजन एल्गोरिदम करते हुए ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से संख्या युग्म सह अभाज्य है। अब यहाँ पे एक अलग तरीके की संख्या की बात करी, जिसको क्या बोला, सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो 1 होगा। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, वो संख्याएं क्या कहलाई जाएंगी, सह अभाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है क्या ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, सेम
वही चीज यूज करेंगे, चेक करेंगे HCF 1 आ रहा है तो वो सहअभाज्य है, HCF 1 नहीं आ रहा तो वो सहअभाज्य नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। पहले में बड़ा नंबर है 396, ठीक है, बराबर 231, कितने टाइम्स, 1 टाइम, 1 टाइम गया, बचेगा क्या देखते हैं, 165 बचा, ठीक है, शेषफल 0 नहीं है। चलिए आगे, तो इस बार ए क्या हो गया, 231 बराबर 165 इंटू 1, बचेगा क्या, 6 और 66, ठीक है, 66 बचा, दोबारा से करो रिपीट, तो इस बार 165 बराबर 66 इंटू 2, क्या बचेगा, 33, नहीं आया शेषफल अभी भी 0, तो दोबारा से करिए रिपीट इसी प्रोसीजर को। तो इस बार क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया यानी कि HCF क्या होगा, जो B है आपका, यानी कि 33। अब HCF आपका 33 है, क्या ये सहअभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं सहअभाज्य नहीं है। समझ आया, बस हमें यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना था, वो क्या था कि हमें चेक करना था HCF जो है दोनों संख्याओं का वो 1 है कि नहीं है, अगर है तो वो सहभाज्य होती, नहीं है तो नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, 2160 बराबर 847, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, बचेगा क्या, 466, ऐसा ही कुछ बचेगा, ठीक है। चलिए, आपका शेषफल 0 नहीं है, रिपीट, तो 847 बराबर 466 इंटू 1, क्या बचेगा, 1 8 और यहाँ 3, 381, अभी भी शेषफल 0 नहीं है, रिपीट, तो इस बार 466 बराबर 381 इंटू 1, क्या बचेगा देखते हैं, 5 और ये 8, 85 बचा, शेषफल 0 नहीं है। चलिए आगे, 381 बराबर 85 इंटू 4 प्लस क्या आएगा, 41, अभी भी नहीं आया, तो 85 बराबर 41 इंटू कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, बचेगा क्या, 1, नहीं आया, 41, ओके 3 बचेगा, प्लस 3, तो 41 इज इक्वल टू 3 इंटू 13, ठीक है, क्या आएगा, प्लस 2, 3 बचा, 2 बचा, अब अगेन रिपीट करो इसको, तो 2 इंटू 1, अभी भी 1 बच रहा है, तो बार बार हमें रिपीट करते ही रहना है जब तक शेषफल 0 ना आए। तो इस बार लग तो रहा है आ जाएगा, चलिए देखते हैं, हाँ जी, तो इस बार रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, रिमाइंडर 0 है तो HCF क्या होगा, B, यानी कि 1 है, यहाँ पे HCF क्या है, 1, तो ये कैसी संख्या हो गई, सहअभाज्य संख्याएं कहलाई जाएंगी, ठीक है, समझ आया, नोट कर लीजिए इसको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, मतलब आपको चेक करना है 4 की पावर n कोई नंबर है, n की कोई ऐसी पावर चेक करनी है जहां पे 4 की पावर वो संख्या 0 आ जाए, अंत का जो नंबर होगा वो, मतलब कि जैसे सपोज हमारे पास 280 नंबर है, तो यहाँ पे अंक लास्ट नंबर क्या है, 0 है, तो ऐसे ही वो नंबर 0 पे समाप्त होना चाहिए, कुछ ऐसी संख्या हमें चेक करनी है। अब देखो अगर हम ऐसी संख्याओं की बात करें, 10
शून्य, जब भी हम जीरो की बात करेंगे तो कोई नंबर जीरो पे कब समाप्त होगा, जब वो 4 से डिविजिबल होगा। यस और नो? अभाज्य संख्या ऐसी जो जीरो पे समाप्त हो वो 4 से डिविजिबल, सॉरी 5 से डिविजिबल होगी, तभी वो जीरो पे एंड हो पाएगी। ठीक है, यही है, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या इसके जो अभाज्य गुणनखंड है यानी कि 4 के, क्या उसमें कहीं 5 है। अगर 5 होगा तो वो उसका अंक कोई ना कोई जीरो पे समाप्त होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो चेक करते हैं 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n, यानी कि 2 का स्क्वायर की पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। क्या इसका 4 की पावर n का कोई अभाज्य गुणनखंड में 5 ऐसा है, दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो यहाँ पे एंड हो, किससे, जीरो पे एंड हो। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो जीरो पर समाप्त हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस आपको यहाँ पे क्या चेक करना था कि अगर कोई अंक जीरो पर एंड होता है यानी कि वो किससे डिविजिबल है, वो 5 से, 5 का मल्टीपल ही होगा, जैसे कि 5 2 जा 10 होता है, 5 4 जा 20, किस पे एंड हो रहा है, जीरो पे, तो 5 तो उसका आएगा ही आएगा। बट यहाँ पे 5 था ही नहीं, तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता है, यस और नो? आता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, अब उन्हीं के बीच का एक रिलेशन है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का एक रिलेशन है जो हमें कब हेल्प करता है, जब आपको अगर दो नंबर एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम है, ए और बी है। अगर सपोज एचसीएफ पूछा है, ये नहीं पता, ये तीनों चीजें पता है, तो हम इस रिलेशन की हेल्प से ये एचसीएफ निकाल सकते हैं। या फिर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, एलसीएम पूछा है, तो इस रिलेशन का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है कोई एक नंबर, तो दूसरा नंबर हम कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन की हेल्प से। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो हमें क्या काम यूज करना है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन। अब वो होता क्या है कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो सेम आंसर आएगा। ये एक रिलेशन है, बहुत यूजफुल है, क्वेश्चन में जनरली यूज होता है। ठीक है, इसी पे आप क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, दो आपको नंबर दिए हैं, क्या क्या, ए दे रखा है 510, बी दे रखा है 92, और इनका एचसीएफ क्या दिया है, 2। आपको क्या निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली रिलेशन यूज कर सकते हैं। रिलेशन क्या था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो आपको एलसीएम निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ठीक है, यानी कि 510 इंटू 92 बराबर अपॉन में 2, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा 23460। ठीक है, समझ आया? नोट करते चल रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि नोट तो आपको बेटा करना है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो नंबर दिए हैं 6 एंड 20, इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। अब देखो, हमने रिलेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा, हमने यूक्लिड्स विभाजन से एचसीएफ सीखा। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, इसके क्या करेंगे, दोनों नंबर के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 6 का क्या हो गया, 3 इंटू 2, 20 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा,
जिसको कंफ्यूजन होती है HCF एलसीएम में, स्पेशली वो बच्चे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसको देखो, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5। दोनों में से सबसे पहले कॉमन नंबर लीजिए। कॉमन नंबर दोनों में क्या है, 2 है, तो 2 इसका कॉमन नंबर हो गया। और इसमें क्या करना है, कॉमन नंबर लेने के बाद उस नंबर की सबसे छोटी पावर लीजिए। सबसे छोटी पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटी पावर है 1, तो वो क्या हो गया इसका HCF। यानी कि HCF कैसे निकलेगा, दो नंबर की कॉमन लेंगे, नंबर्स में से कॉमन, और उसकी सबसे छोटी पावर की बात करो, वो क्या हो गया HCF। जब हम LCM की बात करते हैं, दोनों में से कॉमन नंबर लेना है, यहाँ पे हमने लिखा, लेकिन यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी पावर लिखो, ठीक है जी, लिख लिया। और क्या करना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखो, ठीक है। LCM में जो कॉमन नहीं है वो भी नंबर आते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 5, 60, ठीक है। LCM क्या हो गया, 60। समझ आया, चलिए आगे चलते हैं। अब ये तीन अलग अलग तरीके से आपको नंबर दिए, क्या क्या, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3। आपको निकालना है इसका HCF। अब मैंने आपको बताया था HCF कैसे निकलता है, दोनों में से कॉमन नंबर लीजिए। अब इन दोनों में 3, 5, 2 तीनों कॉमन है, तो 3 इंटू 5 इंटू 2, और मैंने बोला इनकी कॉमन नंबर में सबसे छोटी वाली पावर लेंगे। सबसे छोटी पावर इधर क्या है, 2 है, 5 की सबसे छोटी पावर 1, 2 की सबसे छोटी पावर 1, तो ये क्या हो गया HCF 90, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे एलसीएम बोला जाए तो क्या करें, तीनों में कॉमन नंबर लीजिए एंड उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। इसमें सबसे बड़ी पावर है 4, सबसे बड़ी पावर 3, और यहाँ पे भी 3, तो ये क्या हो जाएगा इसका LCM, ठीक है। क्लियर, चले आगे, चलिए। अगेन आपको दो नंबर दिए हैं, आपको इसका भी HCF निकालना है और फिर उसका LCM निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर है 96404। चलिए इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 24, 12, 6, 3, 1, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 की पावर 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 3। इसी तरीके से 404 की बात करें, 202101, और बस इतना ही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 101। अब HCF क्या होगा, दोनों का कॉमन नंबर और उसकी सबसे छोटी पावर, यानी कि 2 की पावर 2 4, ठीक है। LCM इसके बाद निकालना है तो हम रिलेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि 96 इंटू 404 अपॉन में 4, तो ये क्या हो जाएगा 9696, ठीक है। समझ आया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 65 एंड 117 का HCF किसके बराबर हो, 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त करा जाए, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले HCF की बात करिए तो इन दोनों नंबर के HCF निकालते हैं, ठीक है। तो 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 13, 117 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 13, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ से 13। अब क्या बोला है, इस HCF को इसकी फॉर्म में हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 65m माइनस 117 बराबर 13, ठीक है। तो 65m बराबर
1, ओके ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, चलिए देखते हैं। ठीक है 130, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2। ठीक, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2। ओके समझ आया, चलिए आगे चलते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, संख्याओं का HCF क्या होगा। अब क्रमागत यानी कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि जैसे कि नंबर 2 4 4 6 12 14, इस तरीके के जो नंबर है इनका HCF क्या होगा ये बताना है। तो चलिए इसका एग्जांपल से ही समझते हैं। हमने लिया 2 और 4, एक नंबर ये लिया, इनके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, ये है, तो HCF क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से मैंने बोला 10 12, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 5, 12 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, HCF क्या है 2। एक और नंबर ले लेते हैं 12 14, ठीक है, इसके लिए क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 7, HCF क्या हो गया अगेन 2। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या होगा 2। ठीक है, होगा, ठीक, समझ आया। दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जो नंबर है ये क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि दो नंबर दिए हैं, एक दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा नंबर क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों संख्याएं कैसी है, भाज्य संख्या है, पर क्यों है ये आपको बताना है। तो मतलब आपको एक तरीके से प्रूव करना है कि ये जो है एक भाज्य संख्याएं है। भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसमें दो से ज्यादा उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, यानी कि 13, 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78। अब देखो अगर हम इस पूरे नंबर की, जो भी नंबर होगा इसकी हम फैक्टर्स की बात करें, गुणनखंड की बात करें, तो क्या होगा, एक तो एक होगा, एक ये नंबर पूरा होगा, ठीक है, एक 13 भी हो सकता है और एक 78 भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, इसके कितने गुणनखंड है, एक दो से ज्यादा है। तो कैसे हो गई ये भाज्य संख्या, ठीक है, तो संख्या कैसी हो गई है भाज्य संख्या हो गई। इसी तरीके से दूसरे की बात करते हैं, यहां से लीजिए 5 कॉमन, बचेगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009। अब इसके भी अगर हम फैक्टर की बात करें, एक 1 होगा, एक 5 हो सकता है, 1009 भी हो सकता है, और 5 इंटू 1009 भी हो सकता है। तो दो से ज्यादा ही इसके गुणनखंड है, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर है, तो कैसी संख्या हो गई, एक भाज्य संख्या, ठीक है। समझ आया, ठीक है, नोट करते जाइएगा सब कुछ, आगे चलते हैं। अब क्या बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगे, 18 मिनट। सोनिया को कितना टाइम लगा,
18 मिनट। इसी तरीके से रवि को कितना टाइम लगा? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से गोल एक चक्कर है, मैदान है, ठीक है। उन दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट करा दोनों ने, और एक ही टाइम पे दोनों ने चक्कर लगाना शुरू करा, ठीक है। तो क्या, और एक ही दिशा में, तो ये बोला है कि कितने समय बाद वो दोबारा उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से कितने टाइम बाद मिलेंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है इसका? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालना है, तो इसके क्या करिए? फैक्टर 2, 3 इंटू 3, ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि कितने मिनट बाद वो लोग वापस से सेम लोकेशन पे मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे? वो है 36 मिनट बाद, ठीक है। चले आगे। अब ये वाले जो क्वेश्चन है जिसमें आपको दर्शाना है कि कोई भी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको स्किप नहीं करना है, किसी भी सूरत हाल में स्किप नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो जब भी आपसे ऐसा बोला जाए कि आपको शो करना है कोई नंबर एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे? इसका विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वो p/q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 बराबर p/q, यानी कि a/b लिख लेते हैं इसको, ठीक है। a/b, यानी कि a बराबर b√2, स्क्वायर कीजिए तो a² बराबर 2b, ठीक है, 2b²। तो यहां से देखो 2 जो है वो a² से a² को विभाजित करता है, हाँ कि ना? 2² जो है a² को विभाजित करता है, 2 a² को विभाजित करेगा। अगर 2 a² को विभाजित करेगा तो वो a को भी करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? 2 a को भी विभाजित करेगा। अगर ऐसा है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? b, ठीक है, a = 2c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। a = 2c लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो a² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। यहां से अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट करो, ठीक है। 1 को 2 में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा 2c², 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b², ठीक है, यानी कि 4c² बराबर 2b², यानी कि 2c² बराबर b², ठीक। अब यहां से फिर से देखो 2 जो है वो b² को विभाजित करेगा, ठीक है। ये तो हो गई समझने वाली बात। अब b² को कर रहा है, यानी कि 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। अब ऐसा अगर है तो अब मुझे एक चीज बताओ, जब भी हम परिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें a/b की फॉर्म में उसको p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे a और b दोनों कैसी संख्याएं होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं।
यानी कि ये दोनों कैसी संख्या है, को प्राइम है, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जो इनका अभाज्य गुणनखंड है उसमें जो कॉमन आएगा वो सिर्फ एक आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 जो है वो a को भी विभाजित कर रहा है, 2 b को भी कर रहा है, यानी कि क्या मतलब है कि 2 इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो एक परिमेय संख्या है, और कॉमन फैक्टर हो गया तो वो परिमेय कैसे रही? सहअभाज्य संख्या की हमने बात करी है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a और b सहअभाज्य है। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यानी कि जो हमने माना वो गलत माना, हमने जो माना वो गलत माना, यानी कि √2 क्या है, परिमेय नहीं है, एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप में जनरली जरूर जरूर पूछा जाता है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है। इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है कि 5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हमें पता है अपरिमेय, आप इसको प्रूफ कैसे करोगे? सेम वही प्रोसीजर, अपरिमेय प्रूफ करना, हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो माना 5 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो यानी कि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 माइनस √2 को a/b की फॉर्म में, जहां पे a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करके अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस a/b बराबर √2। अब देखो ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये कैसी है, इसको पूरे को अगर हम लिखें तो 5b माइनस a/b करके होगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये भी हमने जो माना वो गलत था। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 5 माइनस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। दर्शाइए किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम धनात्मक पूर्ण q 6q+1 या 6q+3 के रूप का हो सकता है। तो सबसे पहले बात करी है विषम पूर्णांक की, ठीक है। तो कोई भी पूर्णांक, विषम पूर्णांक किस रूप का होगा? सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक की बात अगर हम करें तो वो किस रूप का होगा? वो होगा आपका 6m, 6m+1, 6m+2, 6m+3, 6m+4 और 6m+5, ठीक है। अब इसमें विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे वो देखते हैं। विषम धनात्मक क्या क्या होंगे, 6m+1, 6m+3, 6m+5 इस फॉर्म में होंगे। अब आपसे क्या बोला है कि जितने भी विषम धनात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं हैं, वो आपकी या तो 6q+1 होगी या फिर 6q+3 की फॉर्म में होगी। तो हमें चेक करना है उसका, क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसका क्या करने वाले हैं, हम करेंगे इसमें इसका वर्ग, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, एक विषम धनात्मक वर्ग। चलिए, तो सबसे पहले पहली वाली टर्म लो, 6m+1, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम सभी को पता है, तो ये क्या हो जाएगी 36m²
प्लस 1 प्लस 12m। यहां से क्या कीजिए, यहां से 6 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 6 किस में से कॉमन लेंगे, इधर से और इधर से। अंदर क्या बचा, 6m प्लस 2 6m स्क्वायर प्लस 2m, और 1 हम एज इट इज छोड़ दिया। अब ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6q प्लस 1 लिख ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना। इसी तरीके से दूसरे वाला देखिए, 6m प्लस 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36m स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 18m, ठीक है। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। किस तरीके से, ये तो है ही आपका 18 इंटू 2 m, और 9 को हम ब्रेक करेंगे 6 प्लस 3 में। अब यहां से लीजिए 6 कॉमन आएगा, क्या, 6m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2m प्लस 1, और 3 अलग से। ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या हो गई, क्योंकि इंटीजर ही आपको देगा, तो 6q प्लस 3। इसी तरीके से तीसरा भी लीजिए, 6m प्लस 5, तो इसको भी क्या लिखेंगे, 36m स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 6m इंटू 3। इसको भी 25 को ब्रेक करते हैं इसी तरीके से, तो ये क्या आ जाएगा, 36m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6m इंटू 3 प्लस 24 प्लस 1। यहां से अगेन क्या, 6 कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, 6m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4 प्लस 1। ये भी हम कैसे लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 की फॉर्म में। तो जितने भी विषम धनात्मक पूर्णांक है, उनका जो वर्ग है, उनका जो वर्ग है वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे इसको पूरा कर देते हैं, थोड़ा सा वर्ग, ठीक है। विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर जो है किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 की रूप में होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको एक ट्री दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको जो मिसिंग वैल्यू है वो निकालनी है। तो ये तो बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल कैसे है, अब जो W है, हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ही तो कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। x कोई नंबर होगा जिसके जब हमने एक बार डिवाइड करा 2 से तो कुछ y आया, फिर उसको फिर 2 से करा, फिर कुछ आया, इस तरीके से ही कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को लास्ट से निकालना स्टार्ट करते हैं। कैसे, W कैसे बनेगा, 13 इंटू 7 करके, है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 91, ठीक है। इसी तरीके से Z कैसे बनेगा, 3 इंटू 91 करके, तो ये क्या हो जाएगा, 273, ठीक है। इसी तरीके से 819 कैसे बन रहा होगा, 3 इंटू 273 करके, चेक कर लो क्या यही आ रहा है, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, और 3 2 जा 6, 7 8, ठीक आ रहा है। इसी तरीके से Y कैसे बनेगा, 2 इंटू 819 करके कर लेते हैं, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 3 8 2 जा 16, 1638, और ऐसे ही X आएगा, ठीक है। X क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1638, यानी कि क्या बनेगा, 3276, ठीक है। साथ में क्या बोला है, x का अभाज्य गुणनखंड भी आपको लिखना है। तो x को यानी कि 3276 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है। तो यही था इसमें सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं।
उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 615 और 963 दोनों को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या दे, 6 दे। मतलब एक ऐसी संख्या हमें बतानी है जिससे इन दोनों नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो शेषफल हमेशा 6 मिले। तो सबसे पहले तो जो रिमाइंडर है उसको हटा दीजिए। कैसे? दोनों में से इसको माइनस करके 615 माइनस 6 और 6963 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 609 और ये क्या हो जाएगा 7 और 5 957। तो आपके पास जो दो नंबर है वो है 609 और 957। अब यहाँ पे बोला है सबसे बड़ी संख्या। जब भी सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर ऐसा कुछ आए तो मतलब आपको निकालना है एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ निकालने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इनके एचसीएफ के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 इंटू 7 इंटू 2 9। ठीक है, और 957 के लिए क्या होगा 29 3 इंटू 11 इंटू 29। आपको चाहिए क्या एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन नंबर क्या क्या है 3 है और 29 है। बड़ी सबसे छोटी पावर 1 है दोनों की, तो ये क्या हो गया इसका एचसीएफ यानी कि 87। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट किस चैप्टर का, वास्तविक संख्याएं जो आपका चैप्टर है उसका। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब हमने डिस्कस करे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब डिस्कस करे। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, साथ ही साथ आप लोगों ने नोट भी करा होगा। ठीक है, तो बेटा इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, राइट। और सबसे मेन चीज क्या फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी अपनी जरूर फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी होगी आपको, है ना, अच्छे से पढ़नी है। और साथ में जितना मैं करवाती जा रही हूँ उसको नोट करते जाइए। ठीक है, तो और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी चीज में, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे फिलो ऐप से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आप 60 सेकंड के अंदर ट्यूटर से कनेक्ट होकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक